अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा बुक्स की तरफ, द रोल ऑफ फेट इन एडिपस रेक्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ फेट एंड फ्री विल इन एडिपस रेक्स. द प्ले एडिपस रेक्स by Sophocles is very ironical in that it endorses the theme of free will as well as predestination. predestination जो है फेट को कहते हैं, और जो कि प्रीडेस्टाइंड था वो अपनी डूम जो भी उसके साथ हुआ कि वो प्रीडेस्टाइंड था. ये जो प्ले है इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लेस वो बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है. अच्छा, इसके अंदर आयरॉनिकल डिवाइसेस या इडिपस रेक्स एज एन आयरनी इन इडिपस रेक्स, इडिपस रेक्स के अंदर आयरनी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे वो कहता है कि इडिपस रेक्स जो है वो इस हद तक आयरॉनिकल है कि ये एंडोर्स करता है थीम ऑफ फ्री विल, एक थीम ऑफ फ्री विल को, कि इंसान जो है खुद से खता का पुतला है और उसके साथ जो भी होता है वो मतलब खुद ही उसका जिम्मेदार होता है, एज वेल एज प्रेडेस्टिनेशन जिसके अंदर फेट और फ्री विल दोनों दिखाई गई हैं. सोफोक्लीस से पहले जो ट्रेजेडी लिखी जाती थी ना वो ज्यादातर जो है ना फैटलिस्टिक ट्रेजेडी हुआ करती थी, कि उसमें दिखाया जाता था कि इंसान जो है ना वो जो फेट में लिखा है ना वही उसके साथ होता है. लेकिन सोफोक्लीस जब आया तो उसने थोड़ा सा ट्रेजेडी को चेंज किया, उसने जो है उसमें गॉड्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उसने ये सारी चीजें दिखाई उसके अंदर कि किस तरीके से एक इंसान जो है वो प्रीडेस्टाइंड होता है, लेकिन साथ साथ उसने उसके अंदर एक एडिशन की थी, वो थी फ्री विल की, कि इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी फ्री विल जो है, यानी कि उसकी अपनी गलती होती है जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है. ट्रेजेडी इटसेल्फ उसकी ट्रेजेडी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसा इंसान कर बैठता है उन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर एंट्रैप होके, और उसकी फ्री विल एक्चुअली उसकी जो एक मिजरेबल सिचुएशन होती है या कंडीशन होती है उसका बायस बनती है. तो यहाँ पे सोफोक्लीस के इस ड्रामा के अंदर, इडिपस रेक्स के अंदर प्ले में थीम ऑफ फ्री विल एज वेल एज प्रीडेस्टिनेशन दोनों चीजें दिखाई गई हैं, यानी कि रोल ऑफ फेट भी दिखाया गया और रोल ऑफ फ्री विल भी दिखाया गया. उसके बाद है वी एवेंचुअली कम टू रियलाइज दैट मैन इज फ्री एंड येट ही इज आल्सो फेटेड, कि हम इस ड्रामा के अंदर ये रियलाइज करते हैं कि इंसान जो है वो फ्री है, येट ही इज आल्सो फेटेड, और वो फेटेड भी है, यानी कि वो प्रीडेस्टाइंड है, जो होना है उसकी किस्मत में लिखा हुआ है और वो अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता. व्हाट आर योर व्यूज, आपके इस ड्रामा में के बारे में क्या व्यूज हैं? डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट लिखते हैं. कुछ लोग लिखते हैं कि उसकी फ्री विल जो है इन्वॉल्व थी, कुछ लोग लिखते हैं उसकी फेट ही ऐसी थी जिसकी वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हुई. लेकिन हम लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन आना है हमने बड़ा बैलेंस लेके चलना है, हमने दोनों का ही रोल बताना है, उसकी रोल ऑफ फ्री विल और जो है रोल ऑफ उसकी फेट. ग्रीक ट्रेजेडी इज जनरली बिलीव टू बी अ ट्रेजेडी ऑफ फेट. मैंने आपको कहा ना कि पहले जो ग्रीक ट्रेजेडी लिखी जाती थी उसके अंदर सिर्फ ट्रेजेडी ऑफ फेट यानी कि फैटलिस्टिक ट्रेजेडी दिखाई जाती थी, जिसके अंदर फेट को जो है ना वो दिखाया जाता था कि इंसान जो है वो अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, उसके साथ वही होता है जो कि उसकी किस्मत में लिखा होता है. और ये जो कोइंसिडेंस होते हैं ये इंटरवेन करते हैं उसकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से उसका एक डाउनफॉल होता है. जैसे हमने थॉमस हार्डी में पढ़ा था कि वो उसकी एक पैसिमिस्टिक एक थी ना विजन था अबाउट द फेट और सरकमस्टांसेस के. ये जो सरकमस्टांसेस होते हैं इंसान उसके अंदर ऐसा फंस के रह जाता है और होता वही होता है जो कि उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है, और कुछ भी. और फाइनली इंसान की ट्रेजेडी आती होती है, जो इंसान दुनिया में आ गया है उसके साथ ट्रेजेडी होनी ही होनी है, यानी कि उसने भुगत के ही जाना है. इज दिस एप्लीकेबल टू इडिपस रेक्स? तो क्या ये एप्लीकेबल है टू इडिपस रेक्स? तो ये ट्रेजेडी ऑफ फेट है या नहीं है, या ग्रीक ट्रेजेडी को बिलीव किया जाता था वो ट्रेजेडी ऑफ फेट है? लेकिन मैंने आपको बताया कि इडिपस रेक्स ने एक वो रोल भी जो है इसके अंदर ऐड किया था, और वो रोल ऑफ फ्री विल भी था जो कि ट्रेजेडी में इन्वॉल्व होता है. अगर हम थोड़ा सा बेटा इसको देखें तो सूरह मुल्क की पहली आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि हम उसको आजमा सकें. इंसान को दुनिया में
हंसने खेलने के लिए या एंजॉय करने के लिए नहीं पैदा किया कि बोर हुआ तो चलो भाई, लेकिन इंसान को इसलिए पैदा किया गया ताकि उसको आजमा सके। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी लिखा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो बहुत सारी चीजें हमें जो है, जब इंसान दुनिया मांगता है तो उसको दुनिया मिल जाती है, जब वो आखिरत मांगता है तो उसको आखिरत मिल जाती है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि दोनों ही मांगो, दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो, क्योंकि हमारा दिन ना तो खाली दुनिया है, ना ही सिर्फ जो है रिलीजन है, ना ही रहबानियत का कॉन्सेप्ट है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। तो इसलिए हमें एक दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। लेकिन ये कि जो लोग सिर्फ दुनिया मांगते हैं, जिस हद तक मांगते हैं उसको उतनी लेवल की दुनिया मिल जाती है, और जो लोग सिर्फ आखिरत मांगते हैं या दोनों का ही कॉम्बिनेशन मांगते हैं तो उनको दोनों मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि हम अल्लाह से मांगते क्या हैं, और हमारी दुआ में वो चीज़ होती है ना जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, या हमें जिसकी क्रेविंग होती है। ठीक है, जिसको हिदायत की क्रेविंग होगी वो अपनी दुआ में जो है हिदायत को शामिल कर लेगा। जिसने डिग्री लेनी होगी, अल्लाह मैं इंग्लिश में पास कर देना, बस पास कर देना। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ फेट, और ये सारा कुछ। ठीक है, हाउ फार कैन द प्ले इडिपस रेक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी। आप इडिपस रेक्स को कैसे ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी डिस्क्राइब करेंगे? दिस इज नॉट इन मोर्टल टू अवॉइड देयर डूम, कि ये मोर्टल्स यानी कि इंसान जो है, जो कि फानी है इंसान, वो उसका काम नहीं है कि वो फेट को है ना अवॉइड कर दे। हम लोग किस्मत को जो है एंटी नहीं कर सकते, जो किस्मत में है वो होके रहना है। डिस्कस विद रेफरेंस टू सोफोक्लीज इडिपस रेक्स। तो आप जो है बताएं जनाब, ये फेटलिस्टिक प्ले है कि नहीं है? What does Sophocles intend to prove and illustrate in Oedipus Rex? Sophocles जो है वो क्या इंटेंड करता है, सोफोक्लीज इंटेंड टू प्रूव और इलस्ट्रेट करता है वो Oedipus Rex से, रेक्स में रैशनलाइज विद आर्गुमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, ग्रीक थिएटर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल थिएटर टुडे. It was first of all part of a religious festival. To attend a performance of one of these plays was an act of worship, not entertainment or intellectual pastime. But it is difficult to understand this aspect of Greek theatre because the religion in question was very different from modern religion. ग्रीक थिएटर जो है वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट था उस थिएटर से जिसको आज हम थिएटर कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। ये इनका रिलीजियस फेस्टिवल था। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस के लिए जो है स्टेज ड्रामास करना, डांसिंग करना, ये उनके रिलीजन का हिस्सा है। तो टू अटेंड अ परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ दीज प्लेस वाज एक्ट ऑफ वर्शिप, और इसके प्लेस की परफॉर्मेंस को अटेंड करना एक्चुअली ये इबादत समझी जाती थी, नॉट एंटरटेनमेंट और इंटेलेक्चुअल पास टाइम। ये इसको एंटरटेनमेंट या इंटेलेक्चुअल पास टाइम नहीं समझा जाता था। बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक थिएटर। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप अंडरस्टैंड करें इस एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक थिएटर को कि all these plays were celebrated at festival. Sorry, but it is difficult to understand this aspect of Greek theater because religion is question was very different from modern religion. कि अब जो है ये जो रिलीजन इन क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्न रिलीजन। मॉडर्न रिलीजन से ये रिलीजन डिफरेंट है। ऑल दीज प्लेस वर सेलिब्रेटेड एट फेस्टिवल ऑफ गॉड डायनासस। द वर्शिप ऑफ डायनासस वाज एसोसिएटेड विद एन एक्सटेसी दैट बॉर्डर्ड ऑन मैडनेस। कि ये जो है वर्शिप ऑफ डायनासस जो है वो एसोसिएट होती थी एक एक्सटेसी से दैट बॉर्डर ऑन मैडनेस, की जो बॉर्डर होती थी मैडनेस। आप कभी वो इंडियंस की होली आपने कभी देखी होगी, होली देखी है ना, उसके अंदर वो भंग पीते हैं और शराब भी पीते हैं, डांस करते हैं। दैट इज द सेम फेस्टिवल जो कि ये ग्रीक्स किया करते थे। ठीक है, तो उसमें वो जो है अपने जो बुत होते हैं उनको दूध से नहलाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, रंग फेंकते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पे कि वो एक्सटेसी, एक्सटेसी कहते हैं एक प्लेजर के उस जिसे कहते हैं ना वजदान की कैफियत तारी, वजदान तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन आप इसको यूं कहेंगे कि भंग पी के या शराब पी के एक इंसान जो है वो एक
जो है अपने ओसान मतलब बिल्कुल ही वो दुनिया के फीवर एंड फ्रेड से निकल के एक ऐसी दुनिया के अंदर चला जाता है जो कि प्लेजरस होती है, जिसमें उसको इंटरनली एक प्लेजर के इस हद तक चले जाना कि उसको सुकून मिले। तो ये होता है, इसको एक्सटेसी कहते हैं। इसमें उर्दू का एक स्पेशल वर्ड मीनिंग होता है, उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है, मेरे अक्सर जहन से निकल जाता है। वो एक कैफियत होती है जो कि इस एक्सटेसी का बताया जा रहा है, जो कि बॉर्डर्ड होती है मैडनेस। विजदान की कैफियत में भी इंसान जो है वो आपे से बाहर हो जाता है। सेम इज द केस, वो आप कभी वो देखें ना कि ये जो मजार होते हैं उसके बाहर वो ढोल बजा रहे होते हैं, लोग पागल हुए होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम पता नहीं वो जो अंदर बुजुर्ग सोए हुए हैं या अंदर जो बुजुर्ग कब्र में हैं, हम पता नहीं उनको क्या ऐसा धमाल पेश कर रहे हैं। वो जो धमाल होता है उसमें उनके बाल इस तरह के हो जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं कि वो मैडनेस की कैफियत हो जाती है। तो बेटा इबादत एक हद तक होती है, ठीक है। इबादत की कुछ लिमिटेशंस हैं। इबादत ये इस तरह की इबादत कोई इबादत नहीं। पाकिस्तान में भी इस तरह की कई आप मज़ारों के बाहर इस तरह के देखेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन है। मैडनेस के इस लेवल तक चला जाना, दैट इज द ये वो चीजें हैं जो पुराने दौर में जाहिर लोग किया करते थे या जिनके रिलीजन में ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो दैट इज जस्ट लाइक दैट फेस्टिवल। The Dionysus, whose cult was that of drunkenness and sexuality. तो डायनासोरस जिसका कल्ट जो है वो ड्रंकनेस और सेक्सुअलिटी था। A second way in which Greek culture was different from modern theater is its cultural centrality. Every citizen attended these plays. अब वो जो होली का एक इवेंट होता है जो इंडियंस का होता है, आप देखिए उनका ये कल्चर है और उन्होंने वो हर हाल में अटेंड करना है क्योंकि वो उनके रिलीजियन का हिस्सा है, ठीक है। तो वो उनका वर्शिप है कि उनको भंग पीनी ही पीनी है, उनको एट दैट टाइम शराब पीनी है या जो भी करना है वो उन्होंने उस टाइम करना है अकॉर्डिंग टू मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि उस वक्त वो जो है अपनी तमाम बाउंड्रीज से जो है ना हट के सारे काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोरल पॉइंट ऑफ व्यू मैन शुड रिमेन इन हिज लिमिट्स फिक्स्ड बाय गॉड्स। लेकिन अगर हम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसान जो है उसको अपनी लिमिट्स में फिक्स है बाय गॉड। यानी कि इबादत भी उस हद तक होती है जितनी की इजाजत होती है, आप से बाहर हो जाना ये कोई इबादत नहीं होती। ओवर एम्बिशन, pride and rashness are responsible for one's downfall. Man must show respect to gods, prophets, and social institutions and religious dogmas. Over ambition, pride और rashness ये इंसान के हमेशा डाउनफॉल का बायस बनता है। लोग अपने पैशंस और एम्बिशन के मामले में इस हद तक पैशनेट हो जाते हैं, इस हद तक आगे चले जाते हैं कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर उनको थोड़ी सी भी उसके रास्ते में हर्डल या कुछ भी मसला होता है तो वो चीज उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल आप देखें बच्चे जो हैं मार्क्स के पीछे इस हद तक पैशनेट हैं कि 2 नंबर कम आते हैं, वो बच्चियां तो खास तौर पे रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली? तो दैट इज द ओवर एम्बिशन। हर चीज अच्छी होती है, एम्बिशंस अच्छे हैं बेटा, एम्बिशंस बुरे नहीं है, पैशंस भी अच्छे हैं, लेकिन अगर वो एक लिमिट में हो, वो रैशनेस की हद तक नहीं जाना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि माँ इतनी पैशनेट है कि उसने अपनी स्टडीज पूरी करनी है कि वो बच्चों को अलहदा छोड़ दे और खुद वो अलहदा जिंदगी गुजारे, या माँ इस हद तक पैशनेट है, औरत इस हद तक पैशनेट है कि उसकी वो जो फैमिली लाइफ है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने जॉब करनी। जॉब इज नॉट द पैशन कि जी हमने जॉब करनी है, हमने कुछ करके दिखाना है। बेटा कुछ करना जिसने होता है ना वो घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर जाता है। कुछ करके दिखाने वाले जो है ना वो लोगों की रास्तों पे नहीं चलते, वो उनके अपने इनोवेशंस होती हैं, ठीक है। वो होते हैं पायनियर्स। फॉलोअर्स तो हर कोई होता है, फॉलो तो हर कोई, उसने जॉब की मैंने भी करनी है, वो आजाद जिंदगी गुजारी है मैंने भी करनी है। लेकिन जो पैशनेट लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा जी, जो कि पैशनेट लोग होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, सॉरी बेटा, जो पैशन होता है ना जिनका, वो कर लेते हैं लेकिन स्लो एंड स्टेडी करते हैं, उनको इतनी जल्दी नहीं होती। दे न्यू के मेरे इर्द गिर्द और भी लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे सब कुछ करके ये भी करना है।
ऐसे तो हर कोई कर सकता है, बच्चों को भेजते हैं आप, किसी के हवाले कर दें, मेड्स के हवाले कर दें, डे केयर में भेज दें, ऐसे तो सारी माएँ जॉब कर लेंगी। जॉब तो बेटा वो वाली करके दिखाए ना कि मैंने बच्चे भी अच्छे ब्रॉट अप किए हैं और मैंने जॉब भी की है, और मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं अपनी जिंदगी में। मैन मस्ट शो रिस्पेक्ट टू गॉड्स प्रॉफिट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस डॉगमास। मैन जो है उसको शो करना चाहिए रिस्पेक्ट को, गॉड्स को, प्रॉफिट्स को और सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस डॉगमास को। Whereas Aeschylus believe more in fatalistic and deterministic tendencies of fate. एस्काइलस जो है, जहां पे एस्काइलस ज्यादा फैटलिस्टिक था और डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसीज थी उसकी फेट में, सोफोक्लीज गिव्स न्यू डायमेंशन टू सफरिंग ऑफ मैन बाय शिफ्टिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू मैन्स ओन कैरेक्टर अलोंग विद द रोल ऑफ फेट। तो मैन जो है, सोफोक्लीज जो है, उसने न्यू डायमेंशंस दी थी इस सफरिंग ऑफ मैन की को बाय शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैन्स ऑन कैरेक्टर के, उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन के कैरेक्टर से हटा के रोल ऑफ फेट के साथ साथ उसको ऐड कर दिया था। यानी कि रोल ऑफ फेट में उसने क्या चीज ऐड कर दिया कि इंसान खुद भी अपनी सफरिंग का जो है वो उसमें उसका रोल होता है। ठीक है, तो बस हम लोगों को होती है ना रोने की आदत, उसकी वजह से ऐसे हो गया। मेरे मार्क्स कम आए, असल में बच्चे रो रहे थे। ठीक है, मेरे साथ यूं हो गया क्योंकि फलाने ने ऐसे किया था। हम कभी मानते ही नहीं है ये मेरी वजह से हुआ। ठीक है, तो this thus in Sophocles this tragic concept becomes more snared and complicated। और in Sophocles ये tragic concept जो है वो more snared और complicated था। In his play Oedipus Rex, fate is closely related to Hamartia। fate को closely relate किया गया to Hamartia, error of judgment के साथ, जो कि Oedipus ने की थी। The Hamartia of the tragic hero has the adversity of fate। और यही हमाशिया और ट्रेजिक हीरो था जिसने हेल्प किया था एडवर्सिटी ऑफ फेट। एडवर्सिटी किसे कहते हैं? हद से ज्यादा उसकी फेट जो है खराब हो गई, मिजरेबल सिचुएशन में वो बंदा चला गया। फेट तो जो थी सो थी, वो तो उसके साथ हो चुका था। वो अपने बाप को किल कर चुका था, अपनी माँ से शादी कर चुका था इनोसेंटली, लेकिन उसका अपना मतलब उसको पता था ना जो फेट में था वो तो हो चुका था, लेकिन उसकी ट्रेजेडी उस वक्त हुई जब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। उसने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसका अपना जो था हाथ उसके अंदर, उसकी वजह से उसकी जो है ये सारा कुछ उसके साथ हुआ था। In the case of Oedipus, his father Laius had the prophecy from gods and that he would be killed by his own son who would marry his mother। और इन केस ऑफ एडिपस उसका जो फादर लॉयस था है, उसकी प्रोफेसी थी फ्रॉम गॉड्स कि वो जो है किल होगा अपने ही बेटे के हाथ, हु वुड मैरी हिज मदर, और जो अपनी माँ से शादी करेगा। लॉयस को भी पता था, उसकी माँ को भी पता था, सब जो है फेट से भागने की कोशिश कर रहे थे। When Lois was blessed with a son, but in order to defy the oracle, he planned the death of his child by giving it to a slave to leave him on a mountain exposed to dangers of all kinds। He also drove a rivet into child feet। उसने रिवेट कहते हैं कील ठोक देना, उसने कील जो है वो उस चाइल्ड के फीट में ठोक दिया। The slave, however, did not kill the child and handed it over to another shepherd who took the child to Corinth and presented it to the childless king of Corinth named Polybus। और जो है स्लेव जो है उसने किल नहीं किया चाइल्ड को, और उसने हैंड ओवर किया इसको एक और शेफर्ड को, जिसने who took the child to Corinth, और प्रेजेंट किया उसने उसको एक और चाइल्डलेस किंग ऑफ कोरिंथ को नेम्ड पॉलिबस। पॉलिबस को दे दिया था जिसके बच्चे नहीं थे। So Oedipus grew up into a handsome and well-built young man, looking upon Polybus as his father। इसलिए Oedipus जो है वो grew up हुआ एक handsome और well-built young man में, looking upon Polybus as his father and Merope his mother। जो कि well-built young man जो था उसको पॉलिबस उसके फादर और मेरोप उसकी मदर ने ब्रॉट अप उसका किया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है देखते हैं, आगे चलते हैं। Oedipus grew up without any idea that he was the son of a Theban king। Oedipus इस तरह से ग्रू अप हुआ कि उसको खुद पता नहीं था कि वो एक थीबन किंग का बेटा है। One day he heard the prediction by Apollo about himself। अपोलो से वो अपने ही बारे में वो जो
प्रिडिक्शन है वो जो है मतलब उसको अपोलो से अपने ही बारे में प्रिडिक्शन जो है वो पता चलती है दैट ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ही बिकेम वरीड एंड रन अवे थिंकिंग पॉलीबस हिज फादर एंड मेरोप हिज मदर। और वो इतना घबरा जाता है कि वो अपनी फेट से भागने के लिए जो है वो पॉलीबस यानी कि उसका बाप और मेरोप उसकी जो माँ थी उनसे भाग के उनसे दूर चला जाता। ऑन द रोड ही मेट लॉयस रॉयल चैरियट एंड सून quarrel aroused about the right of passage। और ऑन द रोड जो है वो लॉयस के रॉयल चैरियट उसकी बग्गी से जाके जो है मिल जाता है और उसकी जो क्वारल है वो अराउज होती है अबाउट राइट ऑफ द पैसेज। इडिपस किल्ड द किंग। इडिपस वहां पे उसकी लड़ाई हो जाती है और इडिपस जो है किंग को किल कर देता है। Then he proceeded to Thebes and answered the riddle of Spain. Thus became the king of Thebes. According to the custom, the new king was to marry the widowed queen. और अकॉर्डिंग टू कस्टम जो है जो न्यू किंग था उसको मैरी करना था विडोड क्वीन के साथ। सो इडिपस मैरिड हिज ओन मदर। Jocasta, without knowing that he was marrying his own mother and he had killed his father. This is very powerful example of relationship between hamartia and circumstances created through the use of free choice. After some years of peace, the city is caught up in the hands of pestilence and famine. कुछ ही अरसे बाद जो है पीस के कुछ अरसे बाद ही जो सिटी है वो कॉट अप हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। वहां पे जो है वबा फैल जाती है। फेमाइन यानी कि वबा फैल जाती है और लोग जो है वहां पे मरना शुरू हो जाते हैं। खुश्क साली हो जाती है उनकी, जो जितने भी जानवर हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और जो खवातीन होती हैं यानी कि बच्चे पैदा होने से ही पहले ही मर जाते हैं। देयर इज अ प्रेडिक्शन बाय गॉड दैट शी शुड बी क्लीन फ्रॉम अ पोल्यूशन कॉज्ड by the sin of a man. Oedipus most gracefully announces a proclamation wherein asking for the killing or banishment of said person. और एडिपस जो है वो अनाउंस करता है एक प्रोक्लेमेशन कि वेयर इन आस्किंग फॉर किलिंग और बैनिशमेंट ऑफ सैड पर्सन, जो कि वो कहता है कि उसको इनाम मिलेगा जो कि बताएगा उस किल करेगा उस सैड पर्सन को, उसकी निशानदेही करेगा, उसको इनाम मिलेगा। It is from here that Sophocles constructs the plot of the play most dramatically and ironically. यहाँ से Sophocles बहुत dramatically और ironically जो है प्ले को कंस्ट्रक्ट करता है। The hamartia of Oedipus grows very powerful when he accuses Tiresias, the blind prophet, for hatching a conspiracy against him in collaboration with Creon. It is quite ironical that Oedipus, who is famous for solving the riddles, does not understand the clear allusions made by Tiresias. ये क्वाइट आयरॉनिकल है कि इडिपस जो कि फेमस है फॉर सॉल्विंग द रिडल्स वो अंडरस्टैंड नहीं करता उस क्लियर अल्यूजन्स को जो कि बनी थी टेरेसियस की वजह से, यानी कि जो टेरेसियस ने प्रोक्लेम कर दी थी उनको जो है वो उन रिडल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। उन क्लियर अल्यूजन्स को जो कि टेरेसियस ने बताई थी उनको भी वो सॉल्व नहीं कर सका। तो वो अपने इट इज क्वाइट आयरॉनिकल कि इडिपस जो कि फेमस था फॉर सॉल्विंग रिडल्स, जो कि इतनी बड़ी बड़ी रिडल्स जो है वो सॉल्व कर जाता था, वो क्लियर अल्यूजन्स जो है टेरेसियस ने जो बनाई थी या बताई थी उनको वो जो है सॉल्व नहीं कर सका। टेरेसियस की जो क्लियर कट उसने प्रिडिक्शंस बता दी थी वो उसको सॉल्व नहीं कर सका, उसकी अल्यूजन्स को सॉल्व नहीं कर सका वो इडिपस जिसने इतनी बड़ी जो है रिडल को सॉल्व किया था। Now he understand that human knowledge is extremely nor he understand ना ही वो ये जान सका कि ह्यूमन नॉलेज जो है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है और मिसलीडिंग है। ठीक है, इंसान का जो नॉलेज है वो इंतहा का क्या है, लिमिटेड है। हम कहते हैं ना अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते, लेकिन हम छोटी छोटी डिग्रियां हासिल करके ये सोच लेते हैं कि हमने तो पता नहीं कौन सा तीर मारी है, ऐसा है कि नहीं, और हम अपने इल्म को इल्म कुल समझना शुरू हो जाते हैं। दुनिया का बदतरीन जो तकब्बुर है ना वो इल्म का तकब्बुर है, और जिस दिन आपके अंदर मैं आ गई ना तो समझ लें डाउनफॉल स्टार्ट है। मे बी आपको इनिशियली ये लग रहा होगा कि डिग्रियों पे डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डिग्रियां पता नहीं इंसान को कहाँ पे लेके जा रही है। तो दैट इज द आयरनी ऑफ और एक इंसान की लाइफ की आयरनी है कि वो छोटी छोटी
रिडल्स को जिंदगी, ये छोटी सी रिडल है ना, मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए, दैट इज वेरी, एक बिल्कुल मतलब जरा है, अगर पूरी जिंदगी को अगर आप काउंट करें और पूरी जिंदगी की किताबों को अगर आप काउंट करें तो ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो जिंदगी में तो बड़ी बड़ी रिडल्स आती हैं, ये कोई डिग्रीज कोई बहुत बड़ी रिडल्स है। तो इंसान का जो नॉलेज होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, और लिमिटेड के साथ साथ वो मिसलीडिंग भी होता है। अब आप देखें इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई हैं, पहले कहते हैं कि जी अंडा जो है वो, अंडे के अंदर जो जर्दी है वो ना खाएं, उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, अब अंडे के साथ जर्दी भी खा लो। बात सारी ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है जो हम नहीं जानते। अगर अल्लाह ताला ने अंडे में जर्दी बना दी है और जब सफेदी के साथ बनाई है तो कोई ना कोई मसलियत होगी। अब हमने जब उसके अंदर तावीलें करना शुरू कर दी तो इंसान बीमार हो गए। तो दैट इज द थिंग, इट इज हिज हमाशिया, ये इंसान की एरर ऑफ जजमेंट है। अब ये क्या एरर ऑफ जजमेंट नहीं है, पहले हम कुछ और कहते हैं बाद में हम कुछ और कहते हैं। दैट ही बियर्स हिमसेल्फ इक्वल इन नॉलेज विद गॉड्स एंड प्रॉफिट, कि वो अपने आप को इक्वल इन नॉलेज विद गॉड्स एंड प्रॉफिट समझता है। He says proudly, but I came by Oedipus, the simple man who knows nothing. वो कहता है कि जब मैं आया था तो इडिपस वो इंसान था जो जानता तो कुछ नहीं था, यानी कि वो उसने कहा मुझे प्रिडिक्शंस नहीं आती। आई थॉट इट आउट फॉर माई सेल्फ, नो बर्ड हेल्प। मैंने ये जो रिडल थी ये खुद सॉल्व की थी, किसी बर्ड ने मेरी हेल्प नहीं की थी, किसी फोरसियर ने या फोरटेलर ने लाइक टेरिसियस किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी, मैंने तो खुद किया था। हम क्या कहते हैं, हम सेल्फ मेड हैं। ये बेटा तकब्बुर ही तो है, हम अपने आप को सेल्फ मेड समझते हैं। जिसके साथ मैंने आपको कल एक बहुत छोटा सा वाक्य सुनाया था ना, जब मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था एग्जामिनेशन हॉल में, हालांकि मेरी 100% तैयारी थी, 100 भी नहीं 200% तैयारी थी। तो बेटा जिसके साथ अल्लाह का कुन नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि उसका काम हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आखिरी पत्ता भी दरख्त के ऊपर लटका रह जाता है जो बिल्कुल पीला हो जाता है, जर्द हो जाता है, हरा पत्ता नीचे गिर जाता है, पीला नहीं गिरता, उसके नीचे नया पत्ता भी आ जाता है, फिर भी वो पीला पत्ता दरख्त पे लटका हुआ होता है। कभी देखा है ऐसा पत्ता? उस वक्त गिरेगा जब अल्लाह की कुन होगी। अल्लाह ताला ने कहना हो जा तो हो जाएगा, नहीं कहना तो उसने भी नहीं नीचे जमीन पे गिरना। तो इस वजह से हमेशा बेटा अपने इल्म को अल्लाह के इल्म के ताबे रखें, आप खुश रहेंगे। तो दैट इज द थिंग जो ईडीपस ने भी क्लेम की थी और हम भी यही क्लेम करते हैं। मैंने तो पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ है ना, ठीक है। Until then gods were not willing to reveal the truth. Until then gods जो हैं वो भी willing नहीं थे कि वो रिवील करते उस वक्त तक ट्रुथ को, but then only to make Oedipus recognize his limitation as a human being. गॉड्स जो है उस वक्त एक्शन में आए जब वो चाहते थे कि ईडिपस अपनी लिमिटेशन एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको अंदाजा हो जाए, उसको रिकॉग्नाइज हो जाए। द ट्रूथ इज रिवील्ड एंड thus Oedipus becomes responsible for hastening his tragic end. तो ट्रूथ जो है वो रिवील हो जाता है और ईडिपस जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपने hastening इस ट्रेजिक एंड, अपने ट्रेजिक एंड को और भी मिजरेबल बनाने में वो खुद अपना रोल प्ले करता है। इसी तरीके से बेटा इंसान भी जब अपने आप को कुल समझने लग जाता है ना, मैंने आपको एक छोटी सी हदीस बताई थी और वो बहुत ही बड़ी हदीस है कि अल्लाह नबी वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि किबर मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनेगा मैं उसको छीन लूंगा। तो दैट इज द थिंग, ये बेटा तकब्बुर है। It is through the skillful use of reversal and recognition that Sophocles portrays the tragic end of Oedipus. Man can solve the riddle of Sphinx but cannot solve the riddle of his own life. ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। ठीक है, यानी कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर करना चाहता। ऐसे लोग जो चांद के डायरेक्शंस देख के, सितारों की डायरेक्शंस देख के प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, अपने अफकार की दुनिया में कभी सफर कर ही नहीं सकते। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, अब हमने बल्ब ईजाद कर दिए साइंस ने, लेकिन जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका, लेकिन वो डेथ से नहीं लड़ सका। ठीक है, अपने जो फेट है, डूम फेट है, जो कि मेजरेबल फेट है, उसको वो सहर नहीं कर सकता।
हम साइंटिफिक इन्वेंशंस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पैदा किया गया क्यों? मेहनत करने के लिए। तो इंसान तो बेटा अगर पैदा हो गया ना तो वो तो मुशक्कत करेगा, अल्लाह ने कह दिया ना। अब चाहे हमारे घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही क्यों ना आए, काम फिर भी खत्म नहीं होने। ये काम जो है ना फिर भी खत्म नहीं होने, ठीक है, क्योंकि इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया है। इंसान डूम्ड है कि वो मुशक्कत ही करेगा। देखिए अभी कितने काम हो रहे हैं, सब कुछ मशीनें कर रही हैं, फिर भी हम सारा दिन काम ही करते रहते, खत्म ही नहीं होता, काम नहीं होता ना, होना भी नहीं है। तो दैट इज द थिंग, हम अपनी रिडल्स लाइफ की सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे बस की बात ही नहीं है। इसलिए इसी वजह से तो कहते हैं बंदे को फिर अल्लाह के आगे झुक जाए और उससे भी मांग ले, वो ज्यादा बेहतर है। So Oedipus forces Tiresias in his anger to utter the truth against his will. Oedipus force करता है Tiresias को in his anger कि वो truth को utter करे, उगले सच को against his will. Though Tiresias forbade him for knowing the reality. और Tiresias जो है उसको मना कर देता है, इनकार कर देता है उसका कि मैं भाई reality नहीं expose करूँगा. The irony becomes more dramatic when Jocasta and Corinthian messenger, in order to console Oedipus, add to his mental disturbance. आयरनी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है जब जोकास्टा और कोरिंथियन मैसेंजर जो है वो ईडिपस को कंसोल करते हैं, मना करते हैं एड टू हिज मेंटल डिस्टरबेंस के, मतलब वो उसको कंसोल करना शुरू करते हैं कि तुम इसको इसकी अपनी मतलब तुम्हारी मेंटल डिस्टरबेंस इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ज्यादा हो रही है, तो तुम्हें मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है. He refuses to pay any heed to Jocasta's request and attributes it to her snobbery and jeers at seeking the truth, even though it becomes clear that the result will be extremely unfavorable to him. When he came to know the secret of his birth, Jocasta commits suicide and Oedipus takes out his eyes and blinded himself. In conclusion, we can say that though patricide and incest were preordained, and here the role of fate cannot be denied, but keeping in view the plot of Oedipus Rex, these incidents have been described in flashbacks during the inquiry of murders. Hence, these are not part of action in the play. अब जो है इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ये पैट्रिसाइड और इंसेस्ट, पैट्रिसाइड कहते हैं बाप को किल करना, इंसेस्ट माँ से शादी करना, वो प्री ऑर्डेंड उसकी किस्मत में लिखे हुए थे. एंड हियर द रोल ऑफ फेट कैन नॉट बी डिनाइड, और यहाँ पे रोल ऑफ फेट डिनाई नहीं किया जा सकता. बट कीपिंग इन व्यू द प्लॉट ऑफ एडिपस रेक्स, दीज इंसिडेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन फ्लैशबैक ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ मर्डर. लेकिन अगर हम प्लॉट देखें, प्लॉट किसे कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं जिसमें ड्रामा ऑर्गेनाइज हुआ होता है. तो यहाँ पे वो कहता है कि दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ, मतलब अगर हम उसके प्लॉट के ऊपर थोड़ा सा देखें, गौर करें, दीज इंसिडेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन फ्लैशबैक ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ मर्डर, कि ये तमाम इंसिडेंट्स कब हुए, इन द फ्लैशबैक जब उसने इंक्वायरी शुरू की ऑफ द मर्डरर. Hence, these are not the part of the action in the play. हालांकि ये these are not part of action in the play. On the other hand, the action which contribute the tragedy of Oedipus in the plot of Oedipus Rex are based on his hubris, his pride, his arrogance and blasphemy against God. और on the other hand, जो उसके actions जिन्होंने contribute किया उसकी tragedy में, वो उसकी fate नहीं थी. fate में जो था वो हो चुका था, ठीक है, और उसको पता भी नहीं था. लेकिन उसका जो ट्रेजेडी थी वो बेस की थी उसके ह्यूब्रिस पे, उसके प्राइड, उसकी एरोगेंस और उसकी ब्लास्फेमी, जो उसने गॉड्स की जो टीचिंग्स हैं उसको उसने, या गॉड्स की जो प्रोफेसीज है उसको उसने निगेट कर दिया था. एक्चुअली इस वजह से उसके साथ ये हुआ था. हिज rash treatment with the blind prophet, his accusation of treason against Creon, his blasphemy against gods, and turning deaf ear to Jocasta advice largely contribute in his ultimately tragedy. Had he been little more careful in quarreling with an old man, marrying an old woman, ridiculing the oracle's words and speaking against God, उसने ridicule भी किया था oracle के words को, और उसने gods के against speak भी किया था. His doom would have been averted by the gods themselves, और उसकी doom जो है avert हुई by gods themselves. But due to his pride in himself, he tried to avert his doom by himself. Then he fell into doom. लेकिन उसके pride जो था, उसके अपने ऊपर जो उसका pride था,
वो अपनी डूम को और भी ज्यादा जो है अवॉइड कर देता है, himself does he fell into his doom। देखिए बेटा, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, हमारी जिंदगी का मॉरल लेसन। किस्मत बुरी नहीं होती, हम किस्मत को खुद सोच सोच के ना मिजरेबल बना देते हैं। स्पेशली खवातीन को बेटा ओवर थिंकिंग की बहुत आदत होती है। अब तो मर्दों में भी ये चीज बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है, कि हम लोग इतना ज्यादा ओवर थिंक करते हैं एक सिचुएशन के मामले में। जैसे मैं कहती हूँ ना बेटा, खुशी अंदर होती है, खुशी बाहर नहीं होती। और हदीस में है कि तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। आपके पास जो है ना, आप जब उसमें खुश है ना, आपकी डूम, यू विल बी हैप्पी विद दैट फेट। हमारे घर में ना एक अम्मा जी आया करती थी, ठीक है,